इंडियन आर्मी ने जब अपने प्लान्स बनाना शुरू किया तो पता चला कि उनके पास ईस्टर्न पाकिस्तान के जो नक्शे हैं वो ही 50 साल पुराने हैं। So the defeated East Pakistan Army returns to Dhaka. Today is recorded as the end of East Pakistan. अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान को गए हथियार हमने जानबूझकर नहीं भेजे बल्कि ब्यूरोक्रेटिक लूप होल की वजह से गलती से चले गए। That we live or we die, we fight it out to the last. सिर्फ एक शब्द पर सहमति न बनने के कारण इंडिया और सोवियत के बीच 2 साल तक ट्रीटी पर साइन नहीं हुए और वो शब्द था, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी की मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे। जिन गुटनिरपेक्ष देशों को इंडिया दोस्त समझता था और जिनकी वजह से इंडिया इस ट्रीटी पर साइन नहीं कर रहा था, युद्ध के टाइम सबसे पहले वही देश भागे। जब इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई तो निक्सन ने इंदिरा को पुरानी दोस्त कहा, जबकि सबको पता था कि निक्सन अपने करीबियों में इंदिरा को बिच कहते हैं। पाकिस्तान में पहुंचकर किसिंजर ने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और वहां से अचानक चीन के लिए गायब हो गए। यूएन में वोटिंग हुई तो 110 देशों ने इंडिया के खिलाफ वोटिंग की और मात्र 10 देश ऐसे थे जिन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया था। अमेरिका ने चीनी एम्बेसडर को सीक्रेटली बुलाया और इशारा किया कि आप इंडिया पर अटैक करो। रूस के विदेश मंत्री ग्रोमिको ने इंटरप्रेटर को रोका और सुल्तान खान की आंखों में देखते हुए अंग्रेजी में कहा कि इंटरप्रेटर ने मेरी बात शायद सही से नहीं कही है, मैंने कृपया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अमेरिका ने पाकिस्तान के सपोर्ट में अपनी नेवी भेज दी, लेकिन वहां पहले से ही इंडिया के सपोर्ट में रूस के जहाज खड़े थे। इंदिरा गांधी ने कहा कि निक्सन की चिट्ठी का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। 15 दिन बाद इंदिरा ने निक्सन की चिट्ठी का जवाब उस वक्त भेजा जब इंडियन आर्मी बांग्लादेश में घुसकर ढाका शहर के बाहर खड़ी थी। फील्ड मार्शल सैम मैनेक्सो ने जनरल नियाजी को कहा कि जहां भी मेरी फोर्सेस दिखें वहीं सरेंडर कर दो। नमस्कार, मैं श्यामीरा सिंह। ये वीडियो मेरी कन्वेंशनल वीडियो जो होती हैं उनसे अलग है। इस वीडियो में मैं कहीं भी 1971 के युद्ध की डिटेल्स नहीं दूंगा, बल्कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वॉर फील्ड के बाहर युद्ध कैसे लड़ा जाता है, डिप्लोमेसी कैसे की जाती है, हथियार कैसे अरेंज किए जाते हैं, ट्रीटी कैसे साइन होती हैं, धोखे कैसे होते हैं और दोस्तियाँ कैसे होती हैं। ये 1971 के युद्ध को बेस बनाकर एक ग्रेट डिप्लोमेसी रेवोल्यूशन को समझने वाली वीडियो है, जिसे देखने के बाद युद्धों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये वीडियो आपके जिंदगी भर काम आएगी। पहले हम इंडिया पाक युद्ध के बैकग्राउंड पर थोड़ी सी बात करेंगे और फिर सीधे डिप्लोमेसी वॉर पर आ जाएंगे। अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। 1970 के पाकिस्तानी चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, में भारी बहुमत हासिल कर ली। चूंकि ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा सीट्स थीं, इसलिए साफ हो गया कि अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान पूरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, यानी ईस्ट और वेस्ट दोनों पाकिस्तान की। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं और पाकिस्तानी आर्मी की लीडरशिप ने इस चुनाव के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। इससे बंगाली भाषा वाले ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को लगा कि उर्दू भाषा वाले वेस्ट पाकिस्तानी उनका हक कभी नहीं देंगे और उन्हें गुलाम बनाकर रखेंगे। इस कारण ईस्ट पाकिस्तान के लोग अपनी ही सरकार और अपनी ही पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ सड़कों पर उतर आते हैं, जो आंदोलन आगे जाकर अलग बांग्लादेश की मांग करने लगता है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया। यह एक बर्बर क्रैकडाउन था जिसमें लाखों लोग मारे गए और गांव शहर सब तबाह कर दिए गए। इस कारण करीब 1 करोड़ रिफ्यूजी भारत में घुस आए। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम की सीमाएं रिफ्यूजी कैंपों से पड़ जाती हैं। बांग्लादेश की फ्रीडम की लड़ाई को लड़ रही अवामी लीग की रिक्वेस्ट पर 2 मार्च के दिन इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ रमेश्वर नाथ काउ यानी RN काउ ने इंदिरा गांधी को बताया कि अवामी लीग की तरफ से हथियार, गोला बारूद, यात्री विमान और साथ ही दवाइयां और खाने पीने की चीज़ों की मांग आई है। इस मांग ने इंडिया के सामने कई पेचीदा सवाल खड़े कर दिए, जैसे क्या पाकिस्तान का टूटना भारत के हित में है? अगर भारत बांग्लादेश की इस लड़ाई में शामिल हुआ तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो कश्मीर में सीज फायर लाइन पर अटैक करेगा? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के सिविल वॉर में इंडिया के इंटरफेयर को कैसे देखेगा? क्या चीन पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा? और अगर आया तो इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे? ये वे सवाल थे जो इंदिरा गांधी के सामने खड़े थे। दरअसल ये वो दौर था जब अमेरिका और सोवियत में कोल्ड वॉर चल रहा था। उस समय इंटरनेशनल कम्युनिटी में 2 सिद्धांतों को बहुत ज़्यादा मान्यता थी। पहले कि कोई दूसरा देश
किसी देश के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर ना करे, और दूसरा राज्य की अखंडता यानी एकता। किसी देश को तोड़ा नहीं जा सकता। खासकर नए नए आज़ाद हुए अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए यह एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि इनमें से गिनती के ही देश लोकतांत्रिक थे। कई देश तो खुद ही अपने यहाँ मानव अधिकारों की धज्जियां उड़ाते थे, और इन नए देशों को अपने ही इलाकों में अलगाववाद का डर सताता था। ये देश अलग अलग जनजातियों और नस्लीय समूहों में बटे हुए थे, इसलिए नॉन इंटरफेरेंस और सॉवरेनिटी जैसी प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल लॉ में मजबूत माने जाते थे। इसलिए तानाशाही देशों को तो छोड़िए, किसी भी वेस्टर्न कंट्री ने भी पाकिस्तान की खुली निंदा नहीं की, ताकि इसे पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल ना समझा जाए। इधर अमेरिका यूनाइटेड पाकिस्तान के पक्ष में था। 27 मार्च को अमेरिका के एम्बेसडर केनेथ कीटिंग ने इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी टीएन कॉल से कहा कि अमेरिका की पोजीशन यह है कि यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है और इसे पाकिस्तान के अंदर ही सुलझाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ सोवियत संघ ने भी पाकिस्तान और इंडिया को इक्वली फ्रेंड बताया और शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए कहा। इस तरह मोटे तौर पर ज्यादातर देशों की सरकारें पाकिस्तान के पक्ष में थीं, और कोई भी देश बंगाली लोगों पर हो रहे पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचारों पर खुलकर बोलना नहीं चाहता था। इसलिए सबसे पहले इंडिया को एक सुपर पावर कंट्री के सपोर्ट की जरूरत थी, जिससे इंडिया के 3 काम हो सकें। पहला, मिलिट्री का सामान मिल सके, दूसरा, इससे चीन को काबू में लाया जा सके, और तीसरा, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया पर बीच युद्ध में सीज फायर करने का दबाव डाला जाए तो ये सुपर पावर अपना वीटो लगा दे और इंडिया के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव यूएनएससी में पारित न होने दे। इंडिया बांग्लादेश को लेकर एक एक कदम इसलिए सोचकर चल रहा था क्योंकि इससे पहले इंडिया की पाकिस्तान से जो भी मसले रहे हैं वो वेस्टर्न मोर्चे पर रहे हैं, जहां पर कश्मीर है। वहीं इंडिया की पूरी सेना लगी हुई थी। पहली बार इंडिया को ईस्टर्न मोर्चे पर लड़ना था। भारत को जीरो से प्लानिंग शुरू करनी थी। जब अप्रैल में इंडिया की ईस्टर्न कमांड ने ऑपरेशनल प्लान्स बनाना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि उनके पास ईस्टर्न पाकिस्तान के जो नक्शे हैं वो ही 50 साल पुराने हैं, ब्रिटिश राज के जमाने के हैं। 19 अप्रैल 1971 को ईस्टर्न कमांड को एक नया टास्क सौंपा गया और वो था बांग्लादेश की आज़ादी में मदद करना। महज 1 महीने के अंदर ही ईस्टर्न कमांड ने बंगालियों की गुरिल्ला फोर्स को ट्रेनिंग देना और हथियार देना शुरू कर दिया, जिसे मुक्ति वाहिनी कहा जाता है। इंडिया पर चौतरफा दबाव आ रहा था कि इंडिया बंगाली लड़ाकों की खुली मदद करे और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इंडिया ऐसे ही मुंह उठाकर पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे पाकिस्तान के इंटरनल इश्यू की तरह देखती थी और अमेरिका और रूस भी इसे पाकिस्तान का इंटरनल मामला ही मानते थे। इसलिए मई आते आते इंडिया ने एक नया एंगल खोजना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान बांग्लादेश से लोगों को जबरन सीमा पार भगा रहा है, जिससे वो अपनी इंटरनल प्रॉब्लम को इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी जो रिफ्यूजी की प्रॉब्लम है वो सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये अब एक इंटरनेशनल इशू है और इसके कारण इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी अफेक्ट हो रही है। इसलिए इंडिया ने ये संदेश देना शुरू कर दिया कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान पर दबाव नहीं बनाया और बांग्लादेश का पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं ढूंढा तो मजबूरन भारत को सेल्फ डिफेंस में कुछ करना पड़ेगा। ये एक नया एंगल था जिसने इंडिया को एक लीगल आधार दे दिया पाकिस्तान के मसले में इंटरफेयर करने का। इधर 10 अप्रैल 1971 के दिन अवामी लीग के नेतृत्व में बांग्लादेश की अस्थायी सरकार की घोषणा कर दी जाती है, जिसके प्रतीकात्मक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान को बनाया गया, जो उस समय पाकिस्तान की जेल में थे। वहीं ताजुद्दीन अहमद प्रधानमंत्री बनाए गए। बंगालियों की इस अस्थायी सरकार को इंडिया का सपोर्ट था। यह सरकार भारत के कोलकाता से चलाई जा रही थी। इधर वॉशिंगटन में एक अलग ही सीक्रेट खेल चल रहा था, जिसका भारत और दुनिया को कोई अंदाजा नहीं था। व्हाइट हाउस यानी राष्ट्रपति निक्सन और उसका सलाहकार किसिंजर अपने विदेश मंत्रालय को भी बताए बिना ही सीक्रेटली चीन से फ्रेंडशिप डील कर रहे थे। यह उस समय की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक चाल थी जिसके किसी को भनक नहीं थी। दरअसल ये सारा खेल 2 वजहों से शुरू हुआ। पहला, अमेरिका वियतनाम की जंग से बाहर आना चाहता था। दूसरा, मार्च 1969 में ऊसुरी नदी पर बॉर्डर पर डिस्प्यूट की वजह से चीन और रूस में खूनी झड़पें हुई थी। निक्सन और किसिंजर ने सोवियत और चीन के बीच बढ़ते टकराव में बड़ा मौका देखा। अमेरिका को रूस और चीन दोनों पर दबाव बनाने का चांस मिल गया। रूस और चीन के टकराव के कारण चीन को भी अपनी विदेश नीति पर नया सोचने को मजबूर होना पड़ा। चीन को लगा कि सोवियत खतरे से निपटने के लिए अमेरिका का कार्ड खेलना चाहिए, इसलिए चीन की तरफ से चीन अमेरिका की बातचीत को दोबारा शुरू करने का प्लान बनाया गया।
20 जनवरी 1970 के दिन पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में पहली चीन अमेरिकी राजदूत लेवल की बातचीत हुई। 20 फरवरी को अगली मीटिंग में चीनी पक्ष ने कहा कि बीजिंग अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी मंत्री या हाई लेवल के दूत को स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ असल दिक्कत ये थी कि वॉर्सो जो चैनल था वो अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट यानी विदेश मंत्रालय चलाता था, और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन नहीं चाहते थे कि अमेरिका चीन बातचीत की जो सीक्रेट बातचीत हो रही है वो किसी को भी पता चले। इसलिए निक्सन ने अपने सलाहकार किसिंजर के सुझाव को मान लिया कि बीजिंग के साथ एक सीक्रेट चैनल बनाया जाए। इसके पीछे कारण ये था कि निक्सन और किसिंजर दोनों नहीं चाहते थे कि स्टेट डिपार्टमेंट या उनका कोई और डिपार्टमेंट इस डील में टांग अड़ाए। दूसरा, जब तक कुछ ठोस ना हो जाए वो अपने दोस्ताना एशियाई देशों जैसे जापान और ताइवान को नाराज नहीं करना चाहता था, जिनके कि चीन के साथ अच्छे रिश्ते नहीं थे। इसलिए निक्सन ने अमेरिका चीन डील की सारी बातचीत गुपचुप रखी। नवंबर 1970 में निक्सन ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान से चीन के नेताओं के लिए मैसेज पहुंचवाया कि अमेरिका हाई लेवल के दूत भेजने को तैयार है। 8 दिसंबर को पाकिस्तानी चैनल की तरफ से चीन का जवाब आया कि चीन भी निक्सन के स्पेशल दूत का स्वागत करेगा। इसके बाद 27 अप्रैल को चीन का फाइनल जवाब आया कि बीजिंग अब पब्लिकली राष्ट्रपति के दूत या खुद राष्ट्रपति निक्सन को भी बुलाने को तैयार है। चीन के प्रीमियर झू एनलाई ने कहा कि इस विजिट की व्यवस्था याह्या खान के जरिए हो सकती है। 10 मई को निक्सन के सलाहकार किसिंजर ने पाकिस्तान के राजदूत आगा हिलाली को बताया कि निक्सन चीन का न्योता स्वीकार करने को तैयार है। चीन और अमेरिका के बीच चल रही ये सीक्रेट बातचीत उस समय का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक रेवोल्यूशन था, जिसे कराने में पाकिस्तान के याह्या खान का सबसे बड़ा हाथ था। इसलिए निक्सन बांग्लादेश क्राइसिस के समय ऐसा कोई स्टैंड नहीं लेना चाहता था जिससे याह्या खान नाराज हो। इधर इंडिया को पता ही नहीं था कि अमेरिका का मूव क्या होने वाला है। 16 जून 1971 के दिन भारत के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह निक्सन से बातचीत करने के लिए अमेरिका पहुंचते हैं। इस मीटिंग में निक्सन ने कहा कि मुझे शरणार्थी समस्या की चिंता है और ये बहुत दुखद है। निक्सन ने वायदा किया कि वो जनरल याह्या खान पर गुप्त तरीके से दबाव डालेंगे, लेकिन असल में अमेरिका इंडिया को भ्रम में रख रहा था। जबकि अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी संसद में पाकिस्तान की बुराई हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकी हथियारों जैसे टैंक का इस्तेमाल निर्दोष बंगालियों पर कर रहा था। अमेरिका का विदेश मंत्रालय भी यानी कि जो स्टेट डिपार्टमेंट था वो भी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं था और हथियारों की सप्लाई पर बैन लगाना चाहता था। लेकिन निक्सन ने स्टेट डिपार्टमेंट को एक नोट लिखते हुए कहा कि सबको बोल दो कि याह्या खान पर अभी दबाव नहीं डालो, और निक्सन ने इस सेंटेंस के नहीं को 3 बार अंडरलाइन किया। इधर भारत अपनी डिफेंस जरूरतों के लिए सोवियत पर निर्भर जरूर था, लेकिन इकोनॉमिक एड के लिए वो अमेरिका की ओर देखता था। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक एड प्रोवाइडर था, यानी लोन, कर्ज या पैसे की मदद इंडिया को अमेरिका से मिलती थी। 1970 तक आते आते इंडिया और अमेरिका के पॉलिटिकल रिलेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी थी, और इसके पीछे कारण ये था कि साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण भारत और पाकिस्तान दोनों को हथियार देने पर अमेरिका ने रोक लगाई हुई थी। लेकिन निक्सन ने इस रोक के बावजूद पाकिस्तान को आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स और रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट्स देने का वन टाइम एक्सेप्शंस ऐलान किया था। मतलब ये कहकर हथियार दे दिए कि सिर्फ एक बार के लिए दे रहे हैं। फिर भी इंडिया को उम्मीद थी कि अगर चीन हमला करे तो अमेरिका अपना ट्रेडिशनल सपोर्ट इंडिया को जरूर देगा, लेकिन इंडिया को नहीं मालूम था कि एकदम एंड टाइम पर झटका लगने वाला है। इस बीच सितंबर के तीसरे हफ्ते में यूएन जनरल असेंबली का सालाना सेशन शुरू होता है। अब तक पाकिस्तानी सेना लाखों निहत्थे लोगों को मार चुकी थी और करोड़ों बंगालियों को भारत की सीमा पार धकेल चुकी थी। लेकिन यूएन असेंबली की जनरल डिबेट में ज़्यादातर देश बांग्लादेश क्राइसिस पर न्यूट्रल खड़े थे। इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इस समय सोवियत भी उसके साइड नहीं था। सोवियत इंडिया पाकिस्तान दोनों को ही इक्वली ट्रीट करना चाहता था। इसके पीछे कारण ये था कि रूस और चीन का झगड़ा चल रहा था, इसलिए रूस ने जून 1968 में पाकिस्तान को भी हथियार बेचने का फैसला लिया ताकि पाकिस्तान को चीन से दूर किया जा सके। मतलब इंडिया उस स्टेज पर खड़ा था जब अमेरिका और रूस दोनों ही पाकिस्तान को अपनी साइड में चाहते थे। हालांकि 2 अप्रैल को रूस के प्रेसिडेंट पोडगानी ने याह्या खान को लेटर लिखा। इसमें ईस्ट पाकिस्तान में आर्म्ड फोर्स के इस्तेमाल और मुजीबुर रहमान और अवामी लीग के नेताओं की गिरफ्तारी पर अपनी चिंता जताई थी। साथ ही पोडगानी ने याह्या खान से अपील की कि वो तुरंत खून खराबा रोक दें और पीसफुल पॉलिटिकल सेटलमेंट करें। इसमें खास बात ये थी कि सोवियत ने ये लेटर भेजने से पहले मॉस्को में रहने वाले भारत के एम्बेसडर डीपी धर से सलाह ली थी। यहाँ इंडिया को सिग्नल मिल गया कि रूस अपने काम का आदमी हो सकता है। हालांकि इंडिया को अब भी अमेरिका से भी
उम्मीद थी कि वो भी सपोर्ट करेगा। रूस से सिग्नल मिल जाने के बाद इंदिरा गांधी ने एम्बेसडर डीपी धर को इंस्ट्रक्शन दिए कि वो रूस की मंशा जाने कि क्या सोवियत और अमेरिका जॉइंट इनिशिएटिव की कोई गुंजाइश है, मतलब क्या दोनों देश मिलकर ईस्ट पाकिस्तान का मसला सुलझाने के लिए साथ में आ सकते हैं क्या। लेकिन दिल्ली में रूस के एम्बेसडर निकोलाई पैगोव ने सोवियत अमेरिका जॉइंट इनिशिएटिव के सुझाव को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। लेकिन इंडिया सोवियत रिलेशंस की प्रोग्रेस पर खुशी भी जताई और एक चीज कही कि इन रिश्तों को और मजबूत करने की अनयूज्ड पॉसिबिलिटीज हैं। इस जवाब से इंडिया को बड़ी निराशा मिलती है क्योंकि रूस ने अमेरिका के साथ मिलकर जॉइंट इनिशिएटिव की बात को नज़रअंदाज कर दिया था। यहाँ इंडिया के ऑफिशियल्स ये गलती करते हैं कि वे रूस के कहे अनयूज्ड पॉसिबिलिटीज के इशारे को समझ नहीं पाए। ये अनयूज्ड पॉसिबिलिटीज टर्म ही आगे चलकर इंडिया के लिए तुरुप का एक काप बनता है। रूस से मिले नेगेटिव जवाब के बाद इंदिरा गांधी ने 13 मई को निक्सन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें रिफ्यूजियों का मामला दोबारा से उठाया। इस पर निक्सन ने इंदिरा गांधी को जवाब दिया कि वो क्वाइट डिप्लोमेसी कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान से चुपके चुपके बातचीत कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान शांति से पॉलिटिकल समझौता कर ले। लेकिन हकीकत इसकी उलट थी। अमेरिका द्वारा जब ये जवाब लिखा जा रहा था तब तक निक्सन और किसिंजर का टिल्ट पाकिस्तान की तरफ पक्का हो चुका था। इस बीच 22 जून को न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी कि अमेरिका के एम्बार्गो यानी हथियारों के रोक के बावजूद न्यूयॉर्क से 2 जहाज पाकिस्तान के लिए मिलिट्री सप्लाई लेकर जाने वाले हैं। दिल्ली के लिए खबर एकदम शॉकिंग थी क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने भरोसा दिया था कि वो पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन ये खबर उसके एकदम उलट थी। इस बीच 6-7 जुलाई के दौरान निक्सन के सलाहकार किसिंजर इंडिया दौरे पर आते हैं। किसिंजर ने भारत के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह से कहा कि पाकिस्तान को कोई मिलिट्री सप्लाई नहीं दी जाएगी। ये शिपमेंट्स कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स में लूप होल्स की वजह से हुए थे, यानी ब्यूरोक्रेटिक गड़बड़ के कारण ये शिपमेंट पाकिस्तान चले गए। किसिंजर ने यह भी कहा कि अगर चीन ने भारत के खिलाफ कोई कदम उठाया तो हम इसे बहुत गंभीरता से लेंगे। लेकिन आगे की कहानी में आपको पता चलेगा कि ये अमेरिका ही था जो आगे इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान, युद्ध के बीच में चीन को भारत के खिलाफ भड़काता है कि अपनी सेना इंडिया के खिलाफ भेजो। ये इंटरेस्टिंग कहानी आगे खुलेगी। इंडिया टूर के बाद किसिंजर पाकिस्तान गया जहां उन्होंने याह्या खान से बात की और यहां अमेरिका ने एक बड़ी गुप्त चाल चली और वो चाल थी किसिंजर की सीक्रेट चीन ट्रिप। इस्लामाबाद में किसिंजर ने ऐलान किया कि उसके पेट में तकलीफ हो रही है और फिर कुछ दिन के लिए वो गायब हो जाता है। एक पाकिस्तानी एयरफोर्स का प्लेन किसिंजर को बड़े सीक्रेट तरीके से चीन ले गया जहां किसिंजर ने चीन की लीडरशिप से मुलाकात की। किसिंजर के चीनी दौरे के बाद 15 जुलाई को दुनिया को पता चलता है कि निक्सन के नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट किसिंजर ने बीजिंग का दौरा किया है और अब अमेरिकी प्रेसिडेंट निक्सन भी जल्द ही चीन जाएंगे। और एक खबर दुनिया भर के देशों को हैरान करने वाली थी, खासकर भारत के लिए ये एक दूसरा बड़ा झटका था। पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलिट्री सप्लाई की और अब निक्सन चीन की ये सीक्रेट डील बाहर आ गई। अब भारत के पास सिर्फ सोवियत कार्ड बचा था और वो अनयूज्ड पॉसिबिलिटीज बची थी जिनके बारे में रूस के लोगों ने बात की थी। ये अनयूज्ड पॉसिबिलिटीज क्या थी? दरअसल चीन और सोवियत रूस के बॉर्डर पर मौजूद उसूरी रिवर के पास एक द्वीप है डेमेंस्की आइसलैंड नाम से। इस द्वीप पर चीन और रूस दोनों ही अपना दावा करते हैं। मार्च 1969 में इस द्वीप को लेकर चीन और रूस के बीच में मिलिट्री झड़पें हो जाती हैं। इससे मॉस्को और बीजिंग के रिश्तों में दरार आ जाती है। इन्हीं दिनों मार्च 1969 में सोवियत डिफेंस मिनिस्टर मार्शल आंद्रेई ग्रेचको भारत दौरे पर आते हैं। ग्रेचको ने चीन से पड़ोसी देशों को होने वाले खतरे की बात की और भरोसा दिया कि अगर चीन ने कभी भारत पर हमला किया तो सोवियत यूनियन इंडिया का साथ देगा। इसी दौरान ग्रेचको ने इंडिया को इंडिया सोवियत ट्रीटी करने के लिए कहा क्योंकि 1962 में चीन इंडिया पर भी पहले से ही अटैक कर चुका था। इसलिए इंडिया और रूस के लिए, दोनों के लिए चीन बराबर का खतरा था। रूस के एम्बेसडर पैगोव ने इंडिया को कहा कि सोवियत का बड़ा मकसद भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्ती बढ़ाना है ताकि दोनों मिलकर चीन से निपट सकें। पैगोव ने यह भी कहा कि कल को अगर चीन या पाकिस्तान का इंडिया पर अटैक होता है तो इंडिया सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी इंडिया को प्रोटेक्ट करेगी। पैगोव के इस ऑफर पर इंडिया में मिले जुले रेस्पॉन्स थे। इंदिरा गांधी के सलाहकार अक्सर इस ट्रीटी के फेवर में थे। रूस में इंडिया के एम्बेसडर डीपी धर भी इस ट्रीटी को लेकर पॉजिटिव थे, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर दिनेश सिंह चाहते थे कि इसके फायदे नुकसान देख लिए जाएं क्योंकि ये इंडिया की जो गुटनिरपेक्ष नीति थी उसके खिलाफ थी। इस तरह इंडिया सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी को लेकर इंडिया और रूस के बीच काफ़ी लंबी बातचीत होती है। 22 अप्रैल 1969 को सोवियत एम्बेसडर पैगोव ने भारत के विदेश मंत्री दिनेश सिंह को एक
फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन ट्रीटी का एक ड्राफ्ट सौंपा। लेकिन इस ट्रीटी में आर्टिकल 6 ऐसा था जिससे इंडिया थोड़े डर में था। आर्टिकल 6 जिसमें लिखा था कि अगर दोनों देशों में से कोई एक पक्ष हमले या उसके खतरे का शिकार होता है तो दोनों पक्ष तुरंत आपसी सलाह मशवरा शुरू करेंगे ताकि शांति और अपने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सही और असरदार कदमों पर सहमति बन सके और उन्हें लागू किया जा सके। इंडिया को यह भरोसा अपने लिए तो अच्छा लगा, लेकिन इंडिया को ऐसे लग रहा था कि इससे इंडिया की नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का क्या होगा, जिसके तहत इंडिया ने तय किया था कि वो किसी भी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगा, ना वो रूस के साथ जाएगा और ना अमेरिका के साथ। जिस समय इस ट्रीटी की बात हो रही थी उस समय इंडिया के अमेरिका से भी अच्छे रिलेशन ही थे, इसलिए इंडिया को लग रहा था कि ये मिलिट्री एग्रीमेंट जैसा हो जाएगा और ऐसा करके इंडिया ना तो अपने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी वाले दोस्तों को खुश रख पाएगा और ना ही अमेरिका जैसे देशों को जो सोवियत को अपना दुश्मन मानते हैं। अगस्त 1969 में इंडिया ने भी अपना काउंटर ड्राफ्ट तैयार कर लिया। इंडिया ने सोवियत ड्राफ्ट के आर्टिकल 6 को हटाकर एक नई बात लिख दी और उसमें लिखा कि हर हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी यानी ट्रीटी साइन करने वाला देश वादा करता है कि वो ऐसे किसी तीसरे पक्ष को मदद नहीं देगा जो दूसरे हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो। अगर कोई हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी किसी तीसरे पक्ष के हमले या उसके खतरे का शिकार होती है तो दोनों हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियां तुरंत आपसी सलाह मशवरा शुरू करेंगी। यानी बात तो एक तरह से इसमें सोवियत वाली ही थी, लेकिन इससे इंडिया ने एक तो ये कर दिया कि रूस पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा क्योंकि इंडिया उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। दूसरा, सोवियत और इंडिया के जो ड्राफ्ट था उसमें अंतर ये था कि सोवियत ने कहा था कि अगर दोनों देशों में से कोई भी देश अटैक का सामना करता है या उसे खतरा होता है तो हम शांति और सिक्योरिटी के लिए सही और असरदार कदम उठाएंगे। वहीं इंडिया ने इसे हटाकर यह क्लॉज डाल दिया कि दोनों पार्टी आपसी सलाह मशवरा शुरू करेंगी। इसमें सलाह मशवरा की तो बात थी लेकिन एक्शन लेने की बात गायब कर दी। एक तरह से इंडिया का मामला ये था कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। इस तरह सितंबर 1969 में इंडिया ने अपना काउंटर ड्राफ्ट सोवियत साइड को सौंप दिया। अब डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर फ्र्यूविन ने इंडिया से पूछा कि सोवियत फॉर्मुलेशन के आर्टिकल 6 से सही और असरदार कदमों यानी कि एप्रोप्रिएट इफेक्टिव मेजर्स लेने का जो जिक्र था उसे क्यों हटा दिया गया और इसे केवल कंसल्टेशंस यानी कि सलाह तक ही क्यों सीमित रखा गया। इस पर एम्बेसडर धर ने कहा कि इसका मकसद गलत आलोचनाओं से बचना था। इस तरह सोवियत ड्राफ्ट के आर्टिकल 6 पर रूस और इंडिया दोनों की सहमति नहीं बन सकी। मैं आपको ये डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप फॉरेन पॉलिसी की बारीकियों को समझ सकें कि कैसे सिर्फ एक एक शब्द पर दो देशों की ट्रीटी रुक जाती है। अक्टूबर 1969 तक सोवियत यूनियन इंडिया की जो मांग थी कि पाकिस्तान को हथियार सप्लाई ना दी जाए उस मांग को मानने के लिए तैयार हो गया। सोवियत लीडर कोसिगिन ने इंडिया को भरोसा दिया कि पाकिस्तान को हथियार सप्लाई बंद होगी। हालांकि अभी भी इंदिरा गांधी सोवियत इंडिया ट्रीटी पर साइन नहीं करना चाहती थी क्योंकि वे अब भी अमेरिका से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहती थी और होप में थी। दूसरा, अक्टूबर 1969 तक इंडिया को चीन और पाकिस्तान से नजदीक में कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी था कि उस समय इंदिरा गांधी को संसद में बस थोड़ा सा बहुमत था और कांग्रेस पार्टी के भीतर भी उनके बहुत ज्यादा विरोधी थे। क्योंकि इंडिया को यह भरोसा मिल चुका था कि अब आगे से सोवियत यूनियन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई नहीं करेगी, इसलिए इंडिया ने सोवियत इंडिया ट्रीटी के प्लान को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इंडिया के एम्बेसडर धर ने सोवियत साइड को बताया कि इंडिया का घरेलू पॉलिटिकल माहौल अभी ट्रीटी जल्दी साइन करने के लिए सही नहीं है। इस तरह सोवियत इंडिया ट्रीटी ठंडे बस्ते में चली जाती है। इधर मार्च 1971 में चुनावों में इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर दोबारा देश के प्रधानमंत्री बन जाती हैं। इस चुनाव रिजल्ट ने इंदिरा गांधी को कड़े फैसले लेने के लिए आज़ाद कर दिया। ये वो समय था जब बांग्लादेश क्राइसिस की शुरुआत हो रही थी और रिफ्यूजी इंडिया आ रहे थे। हालांकि अभी इंदिरा गांधी को अमेरिका पर भरोसा था और अमेरिका की हकीकत बाहर आना बाकी था, इसलिए इंडिया, अमेरिका और सोवियत दोनों से ही इस समय बात कर रहा था। 7 जून 1971 के दिन जब इंडिया के विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह सोवियत फॉरेन मिनिस्टर ग्रोमिको से मिलते हैं तो ग्रोमिको ने बाकी सब बातें छोड़कर सोवियत इंडिया ट्रीटी की बात दोबारा से शुरू कर दी। इंडिया ने इस ट्रीटी को टालने की कोशिश की, लेकिन अब इंडिया को समझ आ रहा था कि मौजूदा हालात में सिर्फ सीक्रेट चिट्ठियों का आदान प्रदान चीन को रोकने का काम नहीं कर सकेगा। इसलिए इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी
टीएन कॉल ने सोवियत इंडिया ट्रीटी का पुराना ड्राफ्ट निकाला और उसमें हमले या खतरे के जवाब में कंसल्टेशंस के वाले जो शब्द थे उनके साथ एक लाइन जोड़ दी कि दोनों पार्टियां खतरे को हटाने और शांति सुनिश्चित करने के मकसद से कंसल्टेशन करेंगे। पहले इंडिया ने कंसल्टेशन वाली बात लिखी थी, लेकिन इस बार जोड़ दिया कि दोनों देशों के ऊपर आए खतरे या प्रॉब्लम को हटाने के लिए कंसल्टेशन करेंगे। हालांकि इस रिवाइज्ड इंडियन ड्राफ्ट पर भी इंदिरा गांधी ने अपनी मंजूरी नहीं दी, क्योंकि इंदिरा को अभी भी उम्मीद थी कि आने वाले बवाल में इंडिया को अमेरिका का सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन 15 जुलाई को जब खबर आती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के सलाहकार किसिंजर ने पाकिस्तान के रास्ते बीजिंग की सीक्रेट ट्रिप की है और प्रेसिडेंट निक्सन के चीन के दौरे पर आने की खबर है, इससे इंडिया के कान खड़े हो जाते हैं। अगले ही दिन दिल्ली में मौजूद सोवियत एम्बेसडर ने फॉरेन सेक्रेटरी टीएन कॉल से मिलकर कहा कि अब वक्त आ गया है कि सोवियत इंडिया ट्रीटी को फाइनल कर लिया जाए। इंडिया को आखिरी झटका तब लगा जब इंडियन एम्बेसडर LK झा, जो अमेरिका में इंडिया के राजदूत थे यानी एम्बेसडर थे, उन्होंने इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी टीएन कॉल को अमेरिका से दिल्ली एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार किसिंजर की चेतावनी का जिक्र किया। किसिंजर ने इंडिया के लिए मैसेज भिजवाया था कि अगर भारत पाकिस्तान में जंग हुई और चीन पाकिस्तान का साथ देता है तो हम चीन के खिलाफ इंडिया की मदद नहीं कर पाएंगे। अब साफ हो चुका था कि अमेरिका पाकिस्तान की साइड में जा चुका है और पाकिस्तान के फेवर में अगर चीन भी इंडिया पर अगर अटैक करता है तो अमेरिका कुछ नहीं करेगा। इस क्राइसिस से निपटने के लिए फाइनली इंदिरा गांधी ने सोवियत इंडिया ट्रीटी पर दोबारा काम करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। 8 अगस्त को सोवियत फॉरेन मिनिस्टर ग्रोमको भारत आए और अगले दिन अपने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर स्वर्ण सिंह के साथ ट्रीटी साइन कर ली और इस तरह इंडिया सोवियत ट्रीटी अब जमीन पर उतर आई, जो आगे चलकर इंडिया के सबसे मुश्किल वक्त में सबसे मजबूत हथियार बनकर सामने आती है। इंटरेस्टिंगली, जिन गुटनिरपेक्ष कंट्रीज ने के दोस्तों से डरकर इंडिया इस ट्रीटी पर साइन नहीं कर रहा था, वे लोग भी इंडिया के सबसे मुश्किल टाइम में साथ छोड़ जाते हैं। इसकी कहानी आपको आगे पता चलेगी। इंडिया सोवियत ट्रीटी साइन होने के बाद स्वर्ण सिंह और ग्रोमको के बीच 4 राउंड की एक लंबी चौड़ी बातचीत शुरू होती है। स्वर्ण सिंह ने ग्रोमको को कहा कि इंडिया को मिलिट्री सप्लाई तो जल्दी चाहिए ही, लेकिन ऑयल की सप्लाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ईरान ने इंडिया को पहले ही बता दिया था कि अगर इंडिया पाकिस्तान में जंग हुई तो वो तेल की सप्लाई बंद कर देगा। बाकी खाड़ी के देश भी ऐसा कर सकते हैं। इंडिया सोवियत ट्रीटी का तुरंत नतीजा ये हुआ कि इंडिया को अब डिप्लोमेटिक सपोर्ट बढ़ गया और रूस का पाकिस्तान के प्रति रवैया जो था वो और अधिक सख्त हो गया। अलग अलग देशों में इंडिया के डिप्लोमेट रहे चंद्रशेखर दासगुप्ता ने अपनी किताब इंडिया एंड दी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में एक बड़े ही इंटरेस्टिंग किस्से का जिक्र किया है। डिप्लोमेट चंद्रशेखर लिखते हैं कि सितंबर महीने में पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी सुल्तान मोहम्मद खान मॉस्को दौरे पर रूसी विदेश मंत्री ग्रोमको से मिले। इस मीटिंग में ग्रोमको ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति याह्या खान के उस बयान का जिक्र किया जिसमें याह्या खान ने कहा था कि अगर ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का एक टुकड़ा भी इंडिया के कंट्रोल में आया तो पाकिस्तान जंग छेड़ देगा। इस पर ग्रोमको ने पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी सुल्तान मोहम्मद खान को रूसी भाषा में चेतावनी दी, जिसका पाकिस्तानी इंटरप्रेटर ने अनुवाद किया कि ग्रोमको ने कहा है कि कृपया ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे हमें उस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़े जिसके साथ हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी है। यहाँ ग्रोमको ने इंटरप्रेटर को रोका और सुल्तान खान को सीधे देखते हुए अंग्रेजी में कहा कि इंटरप्रेटर ने मेरी बात सही नहीं कही है, मैंने कृपया शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे लगता है कि आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। 28 सितंबर 1971 को इंदिरा गांधी ने मॉस्को का दौरा किया। इस दौरान इंडियन टीम ने सोवियत को मिलिट्री इक्विपमेंट की एक लिस्ट दी, जैसे कि उसमें आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स थे यानी बख्तरबंद गाड़ियां जो सैनिकों को ले जाती हैं, GRED रॉकेट लॉन्चर्स थे, हैवी मैकेनिकल ब्रिजेस थे और Mi-8 हेलीकॉप्टर्स थे जो पहले 1972 में आने वाले थे, उन्हें अब 1971 में ही भेजने की इंडियन टीम ने रिक्वेस्ट की। अक्टूबर के आखिरी में सोवियत डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर फ्रीबिन इंडिया आए। फ्रीबिन ने कहा कि सबसे जरूरी चीज़ें अगर ज़रूरत पड़ी तो हवाई जहाज से भी भेजे जाएंगे। इधर सितंबर महीने में बारिश का मौसम खत्म होते ही इंडिया की ईस्टर्न बॉर्डर्स पर तनाव अचानक से बढ़ जाता है। मुक्ति बाहिनी की हरकतें भी जबरदस्त तरीके से बढ़ गईं, जिससे मुक्ति बाहिनी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच बॉर्डर पर झड़पें होने लगती हैं। इधर पाकिस्तान ने इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पर अपनी फौजें तैनात करना शुरू कर दिया। इस माहौल के बीच इंदिरा गांधी लंदन, पेरिस, बोन, वियना, ब्रसेल्स और वॉशिंगटन जैसे बड़े वेस्टर्न कंट्रीज की राजधानियों के दौरे पर निकल जाती हैं। इन यूरोपीय देशों के दौरे के पीछे इंदिरा गांधी का मकसद
था कि वे यूरोपियन देश जो अमेरिका के दोस्त थे वे बांग्लादेश मसले पर यूनाइटेड नेशन में अमेरिकी लाइन फॉलो ना करें। इंदिरा का असली फोकस सिक्योरिटी काउंसिल के 2 परमानेंट मेंबर्स यूके और फ्रांस पर था, क्योंकि यूएन जनरल असेंबली में दुनिया के मुद्दों पर चर्चा तो होती है लेकिन उसके पास असली एक्शन लेने की ताकत नहीं होती। एक्शन लेने की असली ताकत होती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास। 4 नवंबर को इंदिरा और निक्सन की मुलाकात हुई। इंटरेस्टिंगली निक्सन ने इंदिरा को पुरानी दोस्त कहा, जबकि ये बात सबको पता थी कि निक्सन भाई साहब अपने करीबियों में इंदिरा गांधी को बिच कहते थे या उससे भी बुरी गालियां देते थे। इसी तरह इंदिरा ने भी निक्सन की बनावटी तारीफ की। निक्सन के साथ मुलाकात में इंदिरा ने ईस्ट बंगाल क्राइसिस पर ज़्यादा बातचीत नहीं की और दुनिया के बाकी सारे मुद्दों पर बात की। इंदिरा गांधी ईस्ट बंगाल मुद्दे पर ज़्यादा बातें करके इंडिया और अमेरिकी जो रिलेशंस थे उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती थी। इसके बाद इंदिरा इंडिया वापस लौट आती हैं। नवंबर 1971 आते आते बांग्लादेश क्राइसिस का तनाव चरम पर पहुंच चुका था। इस बीच राष्ट्रपति निक्सन ने इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी भेजी और याद दिलाया कि अमेरिकी लोग नहीं समझेंगे अगर इंडिया की हरकतों से बड़ी जंग छिड़ती है। एक तरह से अमेरिका ने इंदिरा गांधी को इकोनॉमिक एड और मिलिट्री सेल्स बंद करने की धमकी दी। इस पर इंदिरा ने जवाब दिया कि इंडिया को अमेरिका की बहुत इज्जत है, लेकिन हर मुल्क को पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट देखने होते हैं। मौजूदा हालात इंडिया ने नहीं बनाए। इंदिरा ने साफ कहा कि हम ऐसी कोई भी सलाह नहीं सुनेंगे जो हमें कमज़ोर करे। इंदिरा के जवाब से साफ हो गया कि इंडिया सुनने वाला नहीं है। इसलिए 1 दिसंबर के दिन ही अमेरिका ने इंडिया की मिलिट्री सेल्स तुरंत बंद कर दी। साफ सिग्नल था कि अगले कुछ दिनों के भीतर जंग छिड़ने वाली है और अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। निक्सन ने इंदिरा के साथ साथ सोवियत लीडर कोसिगिन को भी एक चिट्ठी भेजी। 30 नवंबर के दिन सोवियत एम्बेसडर पैगोव इंदिरा गांधी से मिलते हैं और निक्सन की कोसिगिन को भेजी गई चिट्ठी का जिक्र करते हुए पैगोव ने कहा कि हमारे कॉमरेड्स ने मुझसे कहा है कि निक्सन को जवाब देने से पहले आपकी राय लें। इस पर इंदिरा गांधी ने कहा कि वो निक्सन की चिट्ठी का तुरंत जवाब नहीं देंगी, थोड़ा बाद में देंगी। और यहाँ से एक बड़े खेल की शुरुआत होती है। इंदिरा ने निक्सन की चिट्ठी का जवाब 16 दिन बाद यानी 15 दिसंबर को दिया और ये वो वक्त था जब ढाका में पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर के लिए खड़ी थी। जिस समय निक्सन ने इंदिरा और कोसिगिन को चिट्ठियां भेजी थीं, उन दिनों युद्ध की परिस्थितियां चरम पर पहुंच चुकी थीं। स्थिति ये हो चुकी थी कि किसी भी घंटे या किसी भी दिन युद्ध शुरू हो सकता है। इस दौरान एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी से सवाल पूछा गया कि क्या इंडिया पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, तो इंदिरा ने जवाब दिया कि इंडिया पहले अटैक नहीं करेगा। What about you? Is there a situation in which you might attack Pakistan? Well, I hope not. India has always tried to be on the side of peace and negotiations and so on. But of course we can't endanger our security in any way. दरअसल इंडिया का इरादा जंग में पहली गोली चलाने का नहीं था। इंडिया ने प्लान किया था कि 4 दिसंबर को बांग्लादेश को फॉर्मल रिकॉग्निशन यानी कि आधिकारिक मान्यता दे दी जाएगी, जिससे पाकिस्तान भड़क कर जंग शुरू कर देगा। लेकिन पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही यानी 3 दिसंबर के दिन ही इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पर हमला कर दिया, जिससे इंडिया को जंग छेड़ने का अब लीगल बहाना मिल गया। इस तरह 3 दिसंबर के दिन इंडिया पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो जाता है। इंडिया ने 4 दिसंबर को बांग्लादेश को मान्यता देने वाला फैसला 6 दिसंबर तक के लिए टाल दिया, ताकि जंग का ऐलान और बांग्लादेश को मान्यता देना एक साथ न जुड़ जाएं। इधर इंडिया पाकिस्तान में जंग छिड़ते ही अमेरिका ने फटाफट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पेश किया। इस रेजोल्यूशन में इंडिया पाकिस्तान को तुरंत सीज फायर करने और दोनों फौजों को अपनी अपनी सीमाओं में वापस भेजने की मांग की गई। जब अमेरिकी रेजोल्यूशन पर वोटिंग हुई तो फ्रांस और यूके ने वोटिंग से दूरी बनाई, यानी उन्होंने कोई वोट नहीं दिया। हालांकि अमेरिका के इस रेजोल्यूशन को मेजॉरिटी सपोर्ट मिलता है, लेकिन सोवियत यूनियन ने वीटो मार दिया। इस तरह सोवियत यूनियन के वीटो के कारण अमेरिकी रेजोल्यूशन वहीं ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद अमेरिका ने इस मसले को यूएन की जनरल असेंबली में भेजने का फैसला लिया। इंडिया को जनरल असेंबली में डिबेट का नतीजा पहले से पता था। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि उस वक्त इंटरनेशनल लॉ और प्रैक्टिस में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि देश की अखंडता और नॉन इंटरफेरेंस यानी कि किसी देश के अंदरूनी मामलों में दखल न देना, ये 2 सिद्धांत बहुत मजबूत थे। इसलिए अमेरिका की लीडरशिप में 34 देशों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पेश किया, जिसमें तुरंत सीज फायर और अपनी अपनी फौजों को वापस लेने की मांग की गई थी। इस रेजोल्यूशन में सिक्योरिटी काउंसिल से रिक्वेस्ट की गई कि वो इस रेजोल्यूशन के मुताबिक उचित कदम उठाए। 7 दिसंबर की देर रात इस रेजोल्यूशन पर वोटिंग होती है, जिसे भारी मेजॉरिटी मिलती है।
110 देशों ने इस रेजोल्यूशन के हक में वोट किया और वहीं 10 देश वोटिंग से दूर रहे और सिर्फ 11 देशों ने अमेरिकी रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया। इंटरेस्टिंगली सिर्फ 5 देशों को छोड़कर इंडिया के नॉन अलाइंड जितने भी देश थे वो सारे इंडिया का साथ छोड़कर भाग गए। ये एक तरह से जनरल असेंबली में इंडिया और सोवियत यूनियन की डिप्लोमेटिक हार थी, लेकिन ग्राउंड पर इसका कोई असर नहीं था। जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन में इन्फोर्समेंट की ताकत नहीं होती, इसमें सिक्योरिटी काउंसिल को सिर्फ सुझाव था कि वो एक्शन ले और सिक्योरिटी काउंसिल में रूस पहले से ही वीटो लेकर बैठा था। इधर जब यूएन में बहस चल रही थी तब ग्राउंड पर हालात तेजी से बदल रहे थे। इंडियन आर्मी चारों तरफ से ढाका की तरफ बढ़ रही थी। लोकल लोग हर जगह इंडियन आर्मी का जबरदस्त स्वागत कर रहे थे। मुक्ति वाहिनी के फाइटर्स पूरे बंगाल देहात में फैल चुके थे। जंग के पहले हफ्ते में ही ईस्टर्न मोर्चे पर पाकिस्तान का ढहना साफ हो चुका था। अमेरिका को इस बात की भी चिंता थी कि अगर सोवियत यूनियन और उसके हथियारों से पावर्ड क्लाइंट स्टेट को कामयाब होने दिया तो दुनिया का साइकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ पावर पूरी तरह से ढह जाएगा। इससे सोवियत यूनियन का कद भी बढ़ना तय है। इसलिए अमेरिका ने प्लान बनाया कि इंडियन ओशन में अमेरिकन नेवी भेजकर इंडिया को डराया जाए। इसके पीछे एक उद्देश्य ये भी था कि इससे चीन को भी उकसावा मिलेगा और वो इंडिया के बॉर्डर्स पर अपनी आर्मी भेज देगा। इसलिए 10 दिसंबर के दिन अमेरिकी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से टास्क फोर्स 74 बनाया जाता है, जिसमें न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर एंटरप्राइज और उसके एस्कॉर्ट्स और सप्लाई शिप्स शामिल थे। टास्क फोर्स को पहले गल्फ ऑफ टोंकिन से सिंगापुर जाने को कहा गया, जहां से उसे इंडियन ओशन में आना था। इंडिया को ये अंदाजा तो था कि अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन वगैरह पास करके सीज फायर करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन इंडिया को ये नहीं मालूम था कि अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में इंडियन ओशन में अपनी नेवी लेकर आ जाएगा। 10 दिसंबर के दिन ही निक्सन के सलाहकार किसिंजर ने न्यूयॉर्क में मौजूद चीनी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर हुआंग हुआ से सीक्रेट मीटिंग की। किसिंजर ने चीनी एम्बेसडर से कहा कि अगर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हालात अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा लगते हैं और वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कदम उठाता है, तो जो कोई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के काम में दखल देगा, अमेरिका उसका विरोध करेगा। ये इशारे में अमेरिका का चीन को मिलिट्री सपोर्ट का ऑफर था ताकि वो इंडिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दे। डिप्लोमेट चंद्रशेखर दासगुप्ता अपनी किताब इंडिया एंड दी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में बताते हैं कि 2 दिन बाद हुआंग हुआ ने किसिंजर से एक अर्जेंट मीटिंग मांगी। इससे किसिंजर उछला और निक्सन से बोला वो मूव करने वाले हैं, कोई शक नहीं, वो मूव करेंगे। लेकिन चीन साइड ने एम्बेसडर हुआंग हुआ को हिदायत दी थी कि वो अमेरिकी स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन यानी कि तुरंत सीज फायर और फौजें हटाने का सपोर्ट करे। साफ था कि चीन अभी बिना बात के युद्ध में घुसने के मूड में नहीं था, क्योंकि इस युद्ध में इंडिया के पीछे सोवियत यूनियन भी खड़ा था। चीन अगर टांग अड़ाता तो सोवियत यूनियन भी फरसा लेकर आ बैठता। चीन के तत्कालीन जवाब से व्हाइट हाउस की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। व्हाइट हाउस को अपने यहाँ के पब्लिक ओपिनियन को लेकर भी चिंता थी, क्योंकि अमेरिका की जनता और अमेरिका की जो मीडिया थी वो कहीं ना कहीं बंगालियों के प्रति सिंपैथी रख रही थी और वे पाकिस्तान के अत्याचार के विरोध में थे। इसलिए 13 दिसंबर को किसिंजर ने अमेरिकी ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिए कि फ्लीट को इंडियन ओशन में ले जाना है, न कि बंगाल की खाड़ी में। इस तरह अमेरिकी फ्लीट बांग्लादेश के चटगांव की बजाय कोलंबो की तरफ बढ़ गया, यानी श्रीलंका की तरफ बढ़ गया। इधर नई दिल्ली में हो रही एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी ने कहा कि हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो दुश्मन के मुकाबले, इंडियन स्पिरिट को कोई नहीं हरा सकता। हम दुनिया को दिखाएंगे कि सारी ताकतों के विरोध के बावजूद कोई धरती की ताकत हमें झुका नहीं सकती। इंडियन ओशन में अमेरिकन नेवी के फ्लीट को देखकर इंडिया तो डरा नहीं, लेकिन इससे पाकिस्तान को जरूर उम्मीद की किरण नजर आने लग जाती हैं। 13 दिसंबर को याह्या खान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की कि वो अमेरिकी फ्लीट को पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए भेजें। इधर अमेरिकी फ्लीट इंडियन ओशन में आई तो सोवियत नेवी ने भी इंडियन ओशन में अपनी मौजूदगी का सिग्नल देना शुरू कर दिया। दरअसल जंग की शुरुआत में ही सोवियत यूनियन ने इंडियन ओशन में सीक्रेटली अपनी मौजूदगी मजबूत करनी शुरू कर दी थी। जैसे एक डिस्ट्रॉयर, एक कन्वेंशनल F क्लास सबमरीन, एक माइन स्वीपर और एक टैंक लैंडिंग शिप। ये शिप्स उस समय अपनी 6 महीने की डिप्लॉयमेंट पूरी करने वाली थी। 5 दिसंबर को एक रिलीफ फोर्स जिसमें एक डिस्ट्रॉयर था और एक माइन स्वीपर था, वो भी मलक्का स्ट्रेट से इंडियन ओशन में आई हुई थी। मॉस्को ने रिटायर होने वाले अपने पुराने कंटिजेंट को इंडियन ओशन में ही रखने का फैसला किया। सो जो नई शिप्स आई
वे रिप्लेसमेंट की बजाय रीइंफोर्समेंट बन जाती हैं। रूस की दूसरी टास्क फोर्स को जापानीज ने 9 दिसंबर को त्सुशिमा स्ट्रेट से गुजरते हुए देखा था, यानी ये टास्क फोर्स 6 या 7 दिसंबर को व्लादिवोस्तोक से निकल गई होंगी, यानी 3 दिसंबर को जंग शुरू होने के तुरंत बाद ही, यानी अमेरिका के फ्लीट भेजने के फैसले से भी पहले ही रूस ने इंडियन ओशन की तरफ अपनी शिप्स भेजना शुरू कर दिया था ताकि इंडिया को सपोर्ट मिल सके। जब अमेरिका ने टास्क फोर्स 74 का इंडियन ओशन में डिप्लॉयमेंट किया तो रूस ने एक और सोवियत टास्क फोर्स भेज दी, जिसे जापानीज ने 15 दिसंबर को त्सुशिमा स्ट्रेट से गुजरते हुए देखा। यह 18 दिसंबर को इंडियन ओशन में पहुंची। अमेरिकन को पता था कि वो रास्ते में है। जब ये इंटरप्राइज इंडियन ओशन पहुंची तो सोवियत सबमरीन्स ने सरफेस करके अपनी मौजूदगी दिखाई। रूस का इशारा क्लियर था कि अगर अमेरिका ने कोई भी कदम उठाया तो रूस इंडिया के पीछे ही खड़ा है। ये 2 सुपर पावर की नेवीज का प्रदर्शन था, लेकिन अमेरिका यहीं नहीं रुका। अमेरिका ने इंडिया के खिलाफ एक और निम्न स्तर की कोशिश की, और वो कोशिश थी सीधे रूस को अपने साइड में ले लेना और इंडिया को अकेले करना। इंडिया पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत में यानी 6 दिसंबर के दिन निक्सन ने सोवियत लीडर ब्रेजनेव से शिकायत की कि साउथ एशिया क्राइसिस में सोवियत की पोजीशन डिटेंट यानी तनाव कम करने की प्रोग्रेस के खिलाफ है। डिटेंट का मतलब होता है तनाव में कमी करना। दरअसल कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और रूस के बीच डिटेंट एक डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग थी, जिसका उद्देश्य दोनों सुपर पावर के बीच तनाव को कम करना था। मतलब ऐसा कोई काम ना करना जिससे दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़े और मामला युद्ध तक पहुंचे। इसलिए निक्सन ने रूस से कहा कि सोवियत की पोजीशन डिटेंट पॉलिसी की प्रोग्रेस के अगेंस्ट है। निक्सन ने सोवियत लीडर ब्रेजनेव को लिखा कि मेरा मानना था कि हम अपने रिलेशंस के नए दौर में हैं, जिसमें म्यूचुअल रेस्ट्रेंट यानी दोनों का संयम होगा और ना आप और ना हम क्राइसिस में एक तरफा फायदा लेंगे। लेकिन साउथ एशिया में जो हो रहा है, जहां आप इंडियन सरकार के खुले फोर्स के इस्तेमाल को सपोर्ट कर रहे हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशंस के हाल के अच्छे ट्रेंड्स के खिलाफ है। इस पर ब्रेजनेव ने निक्सन को जवाब भेजा कि बिना ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के जायज हक और इंटरेस्ट का सम्मान किए बिना सीज फायर स्टेबल नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान सरकार और ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स के बीच में बातचीत शुरू होनी चाहिए, जो बंद हो रखी है। 9 दिसंबर के दिन निक्सन ने सोवियत एग्रीकल्चर मिनिस्टर व्लादिमीर मास्केविच को, जो कि उस समय वाशिंगटन में ही मौजूद थे, उन्हें व्हाइट हाउस बुलाया और चेतावनी देते हुए कहा कि सोवियत की ईस्ट पाकिस्तान की पॉलिसी से अमेरिका और सोवियत यूनियन के नए रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। हालांकि इन चेतावनियों और लालच से सोवियत पर कोई असर नहीं होता। अमेरिका की कोशिशें दरअसल ग्राउंड रियलिटी को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए चल रही थी। 11 दिसंबर आते आते इंडियन और बांग्लादेशी फौजें ढाका की तरफ फाइनल मार्च के लिए पोजीशन ले रही थी। 14 दिसंबर के दिन ईस्ट पाकिस्तान में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो चुका था। इंडियन एयरफोर्स ने ढाका में गवर्नर हाउस पर रॉकेट अटैक कर दिया था और इस वक्त गवर्नर हाउस में कैबिनेट मीटिंग हो रही थी। घबराया गवर्नर डॉक्टर AM मलिक यूएन की प्रोटेक्शन वाली इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में शेल्टर लेने के लिए भाग गया। इसी तौर पर याया खान ने पाकिस्तानी सेना के ईस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ जनरल नियाजी को एक जवाब भेजा, जिसमें याया खान ने लिखा कि आप अब उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां और रेजिस्टेंस इंसानी तौर पर मुमकिन नहीं है। अब आपको सारी जरूरी कोशिशें करनी चाहिए कि फाइटिंग रुके और सभी आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल और वेस्ट पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियां बचें। इसके तुरंत बाद जनरल नियाजी ने अमेरिकी कौंसल जनरल स्पिवेक से मिलकर इंडियन फील्ड मार्शल सैम मोनिक्सा को मैसेज भेजने को कहा, जिसमें सीज फायर की रिक्वेस्ट की थी। इंडियन आर्मी चीफ को यह मैसेज 15 दिसंबर की दोपहर के करीब 2:30 बजे मिला। 2 घंटे के भीतर ही मोनिक्सा ने जवाब भेज दिया और नियाजी से कहा कि वो बांग्लादेश में अपनी कमांड की सभी फोर्सेज को तुरंत सीज फायर करने और मेरी एडवांसिंग फोर्सेज के सामने जहां भी वो हैं सरेंडर करने का ऑर्डर दें। अगले दिन यानी 16 दिसंबर की सुबह इंडियन मेजर जनरल और ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ JFR जैकब ढाका पहुंचते हैं और नियाजी को सरेंडर के टर्म्स देते हैं। इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी के एडवांस लड़ाके पहले ही ढाका शहर में पहुंच चुके थे। अंततः नियाजी ने सरेंडर के इंस्ट्रूमेंट को स्वीकार कर लिया। दोपहर करीब 4:31 पर हजारों खुशहाल बांग्लादेशियों की मौजूदगी में पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया। इधर पार्लियामेंट में सरेंडर का ऐलान करते हुए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जोरदार तालियों के बीच कहा, ढाका अब एक आज़ाद मुल्क की आज़ाद राजधानी है। All the world admires a deed well done, and I think with all modesty we can say that we have done this action well.
इंडिया का मकसद पूरा होने पर इंदिरा गांधी ने 17 दिसंबर से वेस्टर्न फ्रंट पर भी एक तरफा सीजफायर का ऑर्डर दे दिया। पाकिस्तान ने भी इसका पालन किया और इस तरह 14 दिन की जंग खत्म हुई और बांग्लादेश नाम के एक नए देश का जन्म हुआ। 1971 के युद्ध पर एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है कि युद्ध कैसे लड़ा गया, क्या स्ट्रेटजी रही। इस वीडियो में हमने सिर्फ डिप्लोमेसी के पार्ट को डिस्कस किया। हमारी ये वीडियो कन्वेंशनल वीडियो से थोड़ी सी अलग रही, इसलिए आपसे एक शेयर तो हम डिजर्व करते हैं। आपके एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब और एक शेयर का हमारा हक बनता है। आप ऐसा करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों अलग हुआ, परिस्थितियां ऐसी कैसे बनी, इसे लेकर मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।